जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो सबसे पहले देखते हैं हीलियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ है आवर्त सारणी में। तो ये पीरियोडिक टेबल है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल हो गई। ये पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी है, जिसमें ये आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ऐसे जो है यह आवर्त है। तो पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह से यह आवर्त कहलाता है। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। और ये जो ऐसे जो है ये जो लाइन है यह वर्ग कहलाता है। ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से ये 18वां वर्ग है। 18वां जो वर्ग है, 18वां वर्ग में जितने भी तत्व हैं वो अक्रिय तत्व हैं। अक्रिय तत्व हैं मतलब वैसे तत्व जो अभिक्रिया बहुत कम करते हैं, बहुत कम क्रिया, नहीं के बराबर अभिक्रिया करते हैं, और इसी को कहते हैं 18वां वर्ग। और इसमें जितने भी तत्व हैं उनको अक्रिय तत्व कहा जाता है। और ये सारी गैसें हैं जिनको अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। और 18वें वर्ग में कौन कौन है? 18वें वर्ग में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो हमें ये याद भी करना है, ये अक्रिय गैसों के नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अक्रिय गैस है क्या? अक्रिय उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त है। इनमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन सम्मिलित है। इनमें से रेडॉन रेडियो सक्रिय है। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है कि जितने भी अक्रिय गैस हैं उसमें रेडॉन जो है रेडियो सक्रिय है, यानी रेडियो एक्टिव जो है वह रेडॉन है। समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। अगला सवाल है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:1, 2:3, 3:1 या 2:2? अब देखते हैं, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है। यह है H2O। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया? 2:1 हो गया। हाइड्रोजन के 2 परमाणु पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ आबंध बनाते हैं। आबंध का मतलब वो बॉन्ड, बंधन बनाते हैं, बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलकर के इसके साथ बंध बना करके, बॉन्ड बना करके जल बनाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी। ये सब पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में। ऑक्सीजन की खोज की थी कार्ल विलियम शेरले ने 1771 में। 1777 में
एंटोनी लेवोजियर द्वारा ऑक्सीजन का नाम रखा गया। ऑक्सीजन का नाम किसने रखा था? एंटोनी लेवोजियर, जबकि खोज की थी कार्ल विलियम सेहले ने। 1771 में खोज हुआ था, 1777 में नाम रखा गया। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना होता है जिससे कि पानी बनता है। अगला सवाल पे चलते हैं। आवर्त सारणी में कितनी आवर्त है? तो अभी अभी हमने देखा आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। ये आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल। तो ये आवर्त कहलाता है। ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त है, ये सातवां आवर्त है। यहाँ पर नीचे जो है यह भी, ये ऊपर वाला छठे आवर्त का भाग है और ये जो है सातवें आवर्त का भाग है। ये ऊपर वाला लेंथेनाइड सीरीज कहलाता है, नीचे वाला एक्टिनाइड सीरीज कहलाता है। अगर वर्ग पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं तो वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्ग 18 होते हैं, आवर्त 7 होता है। ये पहला वर्ग है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, इस तरह से ये 18वां वर्ग है, ये 17वां वर्ग है। तो वर्ग पूछेगा तो 18 हो जाएगा और आवर्त पूछेगा तो 7 आवर्त होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हम लोग श्वास के, जितना भी जीव है श्वास के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जानी चाहिए थी। फिर यह बैलेंस कैसे बना होता है कि ऑक्सीजन का लगातार यूज होते रहा है। सांस लेने के लिए हर एक जीव ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है और सांस लेने के बाद सांस जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार बदल रहा है। फिर भी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है, यह सवाल है। यह संयोजन क्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या अपघटन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को जल से बाहर निकालते और वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। मतलब होता क्या है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायु जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि जो है भूमि से जल लेते हैं, जल और खनिज लवण, और कार्बन और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो एक तो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की खपत हो रही है। दूसरी बात है कि जल में जो ऑक्सीजन, H2O में जो ऑक्सीजन है, जल में जो ऑक्सीजन मौजूद है, इसको H2O को तोड़ करके इससे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं वायुमंडल में। तो एक तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, जिससे इस तरह से क्या होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं कि सन, यहाँ से ये पौधे सूरज से सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं जड़ों से, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं शुगर, और वायुमंडल में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं।
तो इस तरह से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है पौधों के द्वारा, यानी पौधे बहुत ज़रूरी हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने में। हमारी प्रकृति में ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को लगातार बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। इसलिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। अगला सवाल है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जो फैक्ट्स है जो कि याद रखना है, इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये फैक्ट है जो कि याद रखना है। तो पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान एडीपी के टूटने से लगभग 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। 30.5 किलो जूल पर मोल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 8, 1 या 4? यह है ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय है। इसमें 4 चैम्बर होता है। एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा चैम्बर ये है, चौथा चैम्बर ये है। अशुद्ध रक्त यहाँ से पहले चैम्बर में आता है, पहले चैम्बर से फिर दूसरे चैम्बर में आता है, दूसरे चैम्बर के बाद ये फुसफुसीय धमनी के द्वारा यहाँ पर फेफड़ों में जाता है। यहाँ पे फेफड़ा होता है, फेफड़ा में ब्लड जो है वह छनता है, शुद्ध होता है, और फिर यह तीसरे चैम्बर में पहुंचता है। इस तीसरे चैम्बर से इस चौथे चैम्बर में पहुंचता है, और इस चौथे चैम्बर के बाद ये महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में जाता है। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, इसको फिर से समझ लेते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ कि वैसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। यहाँ से आता है, यह आता है राइट ऑरिकल में, यानी इसको कहते हैं दायां आलिंद, हिंदी में दायां आलिंद कहा जाता है। तो सबसे पहले अशुद्ध खून जो है यह दायां आलिंद में आता है, उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल में, यानी फिर दायां निलय में आता है। दायां आलिंद से खून आता है दायां निलय में, उसके बाद ये जो है इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी कहा जाता है। इसके द्वारा खून जाता है फेफड़ों में, यहाँ पे फेफड़ा होता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में शुद्ध होता है, और फिर यह शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन का, फेफड़ा में शुद्ध होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर आता है, और हम लोग सांस के रूप में जो हवा लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वह खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन जो है खून में चला जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन युक्त खून इस पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है लेफ्ट ऑरिकल में, यानी बायां आलिंद में। उसके बाद फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बायां निलय में, और उसके बाद अरोटा जिसे महाधमनी कहा जाता है, इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में सभी अंगों को
जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी हृदय में, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है, जिसको राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। यानी दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, ये 4 चेम्बर होता है। अगला सवाल है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है? 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, 150 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, Hg हो गया पारा, 90 mm ऑफ Hg, या इनमें से कोई नहीं। ये भी एक फैक्ट है, ये इसको भी याद रखना है। देखते हैं इसका क्या है। प्रकुंचन रक्तदाब, या प्रकुंचन के अंत में महाधमनी में अधिकतम दाब है। निलय संकुचन के दौरान धमनी भित्ति पर दाब पड़ता है। इसका मान 100 से 140 mm ऑफ Hg होता है, जिसका एवरेज औसत हो गया आपका 120 mm ऑफ Hg। तो ये एक फैक्ट है जो कि याद रखना है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg हो गया, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। अगला सवाल है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा या फूल के द्वारा? सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन है क्या। पौधों में अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अनावश्यक, जो फालतू जल आ गया, जैसे जड़ों से पौधे जल लेते हैं, तो जितना जरूरी होता है इन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद, यानी अपना भोजन बनाने के बाद जो भी फालतू पानी होता है उसे पौधे बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे निकलता है? पेड़ पौधे मिट्टी में जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है, और यह यंत्र है पोटोमीटर। यह भी याद रखने वाली बात है कि बाष्पोत्सर्जन की रेट को किस यंत्र से मापते हैं, वो है पोटोमीटर। होता क्या है कि जो भी फालतू पानी है वह पत्तियों की सतह पर चला जाता है, और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो वह वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। यानी जो भी फालतू पानी है पौधों के शरीर में, जो भी अनावश्यक है, उपयोग करने के बाद जो पानी बच गया है वह क्या होता है, पौधों की पत्तियों की सतह पर चला जाता है, और वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती है और वहाँ से वाष्प बन जाता है, और वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। यही कहलाता है बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। तो इसमें कौन जिम्मेदार है, किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है पत्तों के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ता, लीफ। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन के द्वारा पृथक करता है? यानी कृत्रिम वृक्क जो होता है, आर्टिफिशियल जो किडनी होता है, वह रुधिर मतलब ब्लड से कौन कौन सा जो वेस्ट मटेरियल है हमारे ब्लड में उसको बाहर करता है। यानी रुधिर से, ब्लड से क्या क्या बाहर निकालता है? नाइट्रोजन निकालता है, या कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, या ऑक्सीजन निकालता है, या इनमें से कोई नहीं? कृत्रिम वृक्क क्या होता है? जब हमारी खुद की किडनी जो नेचुरली मिला है वह अगर काम करना बंद कर देता है, तब हमें कृत्रिम वृक्क की जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल किडनी की।
क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। इसे डायलिसिस मशीन या कृत्रिम वृक्क कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी अनावश्यक चीज बनता है, जैसे यूरिया हो गया या जल है, जो भी अनावश्यक जल है, यदि जरूरत से ज़्यादा जो जल है, जो भी खनिज लवण है, इस सब को, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है हमारे ब्लड में, उसको किडनी क्या करता है, छानने का काम करता है। जो भी जहरीली चीज़ें हैं खून में, उसको बाहर निकालने का काम वृक्क करता है, किडनी करता है हमारे शरीर में। और अगर किसी भी कारणवश हमारी किडनी फेल हो जाती है, यानी काम करना बंद कर देती है, तो हमारे खून को साफ करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें शरीर से रक्त लिया जाता है, खून को, और इस मशीन में साफ करके पुनः फिर शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये क्या निकालता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर का, तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। ऑक्सीजन तो निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जरूरी चीज है, ऑक्सीजन को निकालेंगे नहीं। कार्बन को भी निकालने का काम ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है कौन, फेफड़ा। फेफड़ा के माध्यम से बाहर निकलता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी जब कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इनमें से सभी भी नहीं होगा। यानी बचा क्या, नाइट्रोजन, क्योंकि शरीर से यूरिया को बाहर निकलता है। यूरिया, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, उसको यूरिया में तब्दील कर देता है किडनी, और उसको बाहर निकालता है। तो यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसमें क्या आ गया, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को बाहर निकलता है, नाइट्रोजन को अलग करता है रुधिर से, यानी ब्लड से। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, जैसे कि उसका वंश चलते रहता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन की विधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। किसी में द्विखंडन होता है, किसी में मुकुलन होता है, किसी में लैंगिक जनन होता है, और भी बहुत सारे विधि हैं प्रजनन के। तो इसमें सवाल ये है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, यानी हाइड्रा किस विधि से रिप्रोडक्शन करता है, अपने वंश को किस विधि से आगे बढ़ाता है। देखते हैं, पुनर्जनन, रिप्रोडक्शन और मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा किसके द्वारा करता है, मुकुलन के द्वारा। मुकुलन जीव विज्ञान में अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, जिसमें एक नया व्यक्ति मूल जीव के कुछ सामान्य शारीरिक बिंदु से विकसित होता है। मुकुलन में शुरू में कलियां एक छोटी उभार के रूप में दिखाई देती है और वो आगे बढ़ती है। दो चार दिन के भीतर से वे पूरी तरह से गठित हाइड्रा बन जाती है। यानी हाइड्रा जिस विधि से प्रजनन करता है उसको मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में होता क्या है कि एक हाइड्रा होता है, उसमें उसके किसी भाग में एक छोटा सा कली निकलता है। फिर क्या होता है, वो कली धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और बढ़ते 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 ये जो मेन हाइड्रा है इससे अलग हो जाता है,
और यह एक अलग हाइड्रा बन जाता है और एक अलग सेपरेट हाइड्रा के रूप में यह विकसित होता है। तो ये है पूरा प्रोसेस जिसको कि मुकुलन कहते हैं। तो ये याद रखना है कि हाइड्रा जिस विधि से प्रजनन करता है उसको क्या कहा जाता है? मुकुलन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुकुलन। अगला सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आर बाई साइन आई, या साइन आई बाई साइन आर, या साइन आई इंटू साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर? क्या फॉर्मूला होगा? देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बाई साइन आर, जहाँ एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। इसको या तो एन से दर्शाते हैं या म्यू से दर्शाते हैं। अपवर्तनांक को यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो एन से दर्शाते हैं या म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, या इसको एन से भी दर्शाते हैं, जहाँ आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण। तो कौन सा सही हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर किस ऑप्शन में है? साइन आई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? यानी जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा दर्पण, कौन सा मिरर यूज करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। यानी सैलून में जो लगा होता है दर्पण, सैलून में जो दर्पण लगा होता है, जो मिरर लगा होता है, कौन सा मिरर लगा होता है वो देखते हैं। सबसे पहले दाढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? दाढ़ी बनाने के लिए हमें ऐसा दर्पण चाहिए जिसमें दाढ़ी के छोटे छोटे बाल बड़े बड़े दिखें। उससे क्या होगा कि अगर हमें दाढ़ी का बाल बड़ा दिखाई देगा तो हम आसानी से उसको सेव कर सकते हैं, आसानी से दिखेगा, आसानी से उसे काट सकते हैं, यानी कोई बाल छूटेगा नहीं, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होगी। तो यदि तो उसके लिए कैसा दर्पण चाहिए? ऐसा दर्पण चाहिए जो कि किसी भी वस्तु का बड़ा इमेज बनाए। तो 3 तरह का दर्पण हमारे पास है, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। हमारे पास 3 दर्पण है। ये हो गया प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण हो गया, यह है प्लेन मिरर, यह है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, और यह है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। प्लेन मिरर क्या करता है? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनाता है, यानी वस्तु के बराबर बनाता है। ये तो बड़ा बनाता नहीं है, यानी प्लेन मिरर तो नहीं होगा। अब आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनाएगा। आप वस्तु को कहीं पे रख लें, कितना भी बड़ा वस्तु रख लें, सबका वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। तो कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कन्वेक्स का यूज करेंगे नहीं। अब बचा एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ही है जो जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वह है कनकेव मिरर। यहाँ देखते हैं वस्तु इतना सा है और इसका इमेज इतना बड़ा बना है। तो कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। यानी हम लोग किस दर्पण का यूज करेंगे? कनकेव मिरर का, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे ताकि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने
जो भी दाढ़ी के बाल हैं वो बड़े दिखें और हम लोग आसानी से शेविंग कर सकें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? सबसे पहले विद्युत फ्यूज है क्या, इसके बारे में जानेंगे। हाँ, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय या रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखते हैं विद्युत फ्यूज क्या है, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। अधिकांश फ्यूज धारा के तापीय प्रभाव से परिचालित होता है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है फ्यूज। एक फ्यूज क्या है? विद्युत सुरक्षा उपकरण है, यानी एक सुरक्षा उपकरण है जो हमें एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी से, अत्यधिक विद्युत धारा से हमें बचाता है, जो विद्युत परिपथ को अति धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आवश्यक घटक एक धातु का तार या एक पट्टी है, जो तब पिघलता है जब बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, जिससे धारा बाधित हो जाती है। होता क्या है कि ये बिजली आ रही है हमारे घरों में, और यहाँ पर मान लेते हैं कि टीवी लगा हुआ है। इस करंट से टीवी हम लोग देख रहे हैं, बीच में लगा देते हैं फ्यूज। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि अगर किसी भी कारणवश अगर अचानक बहुत ज्यादा करंट आ जाए इस सर्किट में, इस विद्युत परिपथ में अचानक बहुत ज्यादा करंट आ जाए, तो अगर ये सुरक्षा उपकरण नहीं होगा तो ये करंट पहुंच जाएगा हमारे टीवी तक और टीवी को खराब कर देगा, जला देगा टीवी को। तो इसलिए फ्यूज लगाते हैं। होता क्या है, हमारा फ्यूज जो बना होता है एक ऐसे पदार्थ से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु बहुत कम हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण होता है जो विद्युत सर्किट में अति विद्युत धारा संरक्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी से बना होता है। फ्यूज एलिमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में टीन, लेड या जिंक जैसे कम गलनांक वाली धातु होती है। यानी फ्यूज बनाने के लिए जो सामान हम लोग यूज करते हैं, ऐसा सामान यूज करते हैं जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, जो आसानी से गल जाए। इससे क्या होगा कि जब ज़्यादा धारा पहुंच जाएगा सर्किट में, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण जब यहाँ पर फ्यूज गल जाएगा, गल करके अलग हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इस तार और इस तार का कनेक्शन कट जाएगा। जब यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा फ्यूज, तो इस तार और इस तार का कनेक्शन कट जाएगा, यानी बहुत अधिक धारा जो है वह हमारे सिस्टम तक जो उपकरण चल रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और वो जलने से बच जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? R बराबर V इंटू आई, या R बराबर I बाई V, या R बराबर VI, या R बराबर V माइनस आई। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, ओम्स लॉ। ओम का नियम है क्या? समान ताप व स्थिति में, यानी जब टेम्परेचर फिक्स हो, यानी टेम्परेचर को इसलिए फिक्स कर रहे हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर में अंतर आता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता बढ़ता है, यानी प्रतिरोध का मान तापमान पे निर्भर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे। तो समान ताप व स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में
प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाया जाए वहां ही ओम का नियम होता है। ओम का नियम क्या है? V बराबर I इंटू R, या कह सकते हैं R बराबर V बाई I, या I बराबर V बाई R, यानी V बराबर IR। ओम का नियम क्या है इसको पहले समझते हैं। ओम का नियम है V बराबर I इंटू R। ये एक सोर्स है, यह एक बैटरी है। यहाँ से करंट निकल करके जा रहा है इस तार में। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इससे गुजरता हुआ फिर यहाँ पे वापस आ रहा है। तो इस दोनों के बीच, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यह पोटेंशियल डिफरेंस जो है इससे जो करंट बह रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ये फॉर्मूला है। इसी से बना है V बराबर I इंटू R। तो फॉर्मूला क्या था? V बराबर I इंटू R। देखते हैं कौन सा है, या इसी को कह सकते हैं R बराबर V बाई I। R को इधर रहने दिए, I को इधर भेज दिए, तो R बराबर V बाई I। तो R बराबर V बाई I ये वाला है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, DC, AC, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। डायनेमो एक ग्रीक शब्द डायनेमिस से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है पावर या शक्ति। मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है डायनेमो। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनित्र होता है जो कंप्यूटेटर के उपयोग से दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। कौन सा? DC उत्पन्न करता है, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादन, शक्ति के उत्पादन में सक्षम थे। डायनेमो के सिद्धांत के आधार पर ही बाद में कई अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले रूपांतरक उपकरणों का विकास हुआ, जिसमें विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और रोटरी कन्वर्टर आदि शामिल हैं। तो डायनेमो से कौन सा धारा उत्पन्न होता है? DC, डायरेक्ट करंट, यानी दिष्ट धारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिष्ट धारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, या मृदु जल में? डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एडीज मच्छर। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एडीज मच्छर से। साफ पानी में पैदा होता है। बहुत ही अजीब बात है कि डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है वह साफ पानी में पैदा होता है, और यह दिन के समय काटता है, रात को नहीं, दिन को। डेंगू की बीमारी संक्रमित एडीज मच्छर द्वारा काटे जाने पर फैलती है। यहाँ पर 3 फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि डेंगू एडीज मच्छर से फैलता है। दूसरा है यह साफ पानी में पैदा होता है। तीसरा है कि दिन के समय काटता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? साफ जल। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं? यानी इनमें से किससे है बायोगैस ईंधन नहीं बन सकता है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला?
ये सब में भी, लकड़ी में भी कार्बन है, गोबर गैस में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है, इस सब से तो बायोगैस ईंधन बन जाएगा। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से बायोगैस ईंधन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम के किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? ये स, ये सवाल पहले भी देख चुके हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, जो सूर्य का प्रकाश है, अगर इसको हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में टूट जाता है। वे श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है और अलग अलग रंग अलग अलग एंगल पे झुकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा झुकता कौन है? वायलेट, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और सबसे कम रेड। तो सबसे कम जो झुकता है वह है रेड यानी लाल, और सबसे अधिक जो झुकता है वह है वायलेट। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग का विचलन कम होता है, सबसे कम विचलन होता है लाल का, तथा कम तरंग दैर्ध्य वाले अर्थात बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बैगनी का होगा। और सबसे कम अगर पूछता तो होता लाल।